एफवाईडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। आज बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पिछली वीडियो में समझा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। किसमें? सर्किट में। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, इस तरह से इस पर बैटरी लगी हुई है यहाँ पर सर्किट में, माइनस और प्लस। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? V, इधर 0 हो जाएगा। मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। अब देखिए बैटरी लगी हुई है V वोल्टेज की, कितने वोल्टेज की? V वोल्टेज की, तो करंट फ्लो होगी I। अब देखो यहाँ आके I क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। एक तो इसमें R1 में I1 मान लो, R2 में कितनी? I2 और R3 में I3 हो जाएगी। वापस यहाँ पर आके क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। देखो और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ? V0। तो देखो तीनों जो ब्रांचेज है वो एक ही जगह मिल रही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा? V रहेगा तीनों का। इसका R1 का भी V, R2 का भी V और R3 का भी V रहेगा। इसका इक्विवेलेंट बनाएं, किस तरह से बना सकते हैं? इस तरह से इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं। माइनस प्लस वोल्टेज V 0 R इक्विवेलेंट और I, ठीक, यानी कि I करंट फ्लो हो रही है। अब देखो इसमें गौर किया है आपने कि V तो चेंज हो ही नहीं रहा, प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस समान है, जबकि करंट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो करंट चेंज हो रही है तो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रही थी I, वो I1, I2 और I3 में तीनों ब्रांचों में डिवाइड हो गए और यहाँ आके वापस I में बदल, क्योंकि सेल से जितनी करंट चलती है उतनी करंट सेल में प्रवेश कर जाती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों ही करंट का सम होगा। इसको क्या नाम दिया? इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम जानते हैं ओम के नियम से, यानी कि फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है? I R होता है, ठीक। अगर यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट समीकरण 2, यानी इक्वेशन 2 नाम दे दिया हमने, ठीक। और यहाँ I इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी? I, तो V बराबर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों इक्वेशन एक ही है। अब बात करेंगे फ्रॉम रेजिस्टेंस, इस तरह से बनाया था हमने R1, R2 और R3 के बारे में। तो फॉर R1 के लिए क्या कर सकते हैं हम इक्वेशन से कि V तो सेम होगा, तीनों के लिए क्या होगा? V तो सेम होगा। वो करंट क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक। तो रेजिस्टेंस 1 के लिए कितना? V इक्वल टू I1 R1, इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 इक्वल टू V अपॉन R1, इक्वेशन 3, ठीक। फॉर R2 के लिए भी इस प्रकार से लिख सकते हैं V इक्वल टू I2 R2, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? I2 इक्वल टू V अपॉन R2, इक्वेशन 4। उसके बाद रेजिस्टेंस, फॉर रेजिस्टेंस R3 के लिए कितना लिखेंगे? V इक्वल टू I3 R3, और I3 कितना हो जाएगा यहाँ से? V अपॉन R3, इक्वेशन 5, ठीक। अब देखो इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 से एक चीज़ नज़र आ रही है, और इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी हमने कि I इक्वल टू क्या था? I1 प्लस I2 प्लस I3 था, ये इक्वेशन थी 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू, तो I की जगह देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इससे I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक। बराबर I1 की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R1, प्लस I2 की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R2, प्लस I3 की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R3। देखो V कॉमन है, V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन
आर इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला किसके लिए है? आर इक्वलेंट के लिए है। पैरेलल में अगर R1 R2 R3 इसी प्रकार से रेजिस्टेंस दिए हुए हों तो उन सभी का इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 6। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। ठीक, मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि मान ली कोई सर्किट है, उसमें 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। कितने रेजिस्टेंस? 2 रेजिस्टेंस। मान लीजिए R1 है 2 ओम का, R2 है 3 ओम का। अब आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा? किसका? सर्किट का। किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। इस तरह से। किस तरह से जुड़े हुए हैं? इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये R1 ये R2 किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या ये करेंगे R1 प्लस R2 वाला, या ये करेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 वाला? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये तो किसके लिए था? सीरीज के लिए। किसके लिए था? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये किसके लिए था? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ किसका पूछा है? पैरेलल का। किसका पूछा है? पैरेलल का। पैरेलल का पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करना है। ठीक, अब देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 कितना है? 1/2 प्लस R2 कितना है? 1/3। इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 3 का कितना है? 6। 2 3 का एलसीएम आया 2 से 3 प्लस 3 से 2 बार 2 कितना हो गया? 5/6। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये क्या है? 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 6/5 कितना? ओम। कितना? ओम। ये क्या है? आर इक्विवेलेंट। यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लगा सकते हैं? एक ऐसा आर इक्विवेलेंट लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी हो? 5/6 ओम हो। ये आर इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो मुझे ऐसा है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ये नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।